ग्रेट मॉर्निंग जी, ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। मैं भूपेश आनंद, चैप्टर नंबर 14 आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड चैप्टर नंबर 14 एंड आई एम ऑन टू लेक्चर नंबर 4। बेटे मैंने 3 लेक्चर्स डिलीवर कर दिए चैप्टर नंबर 14, दैट इज डिविजनल परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड ट्रांसफर प्राइसिंग। एंड आई थिंक आप सबने एंजॉय किया होगा। मैंने लेक्चर्स में बड़े रियल लाइफ एग्जाम्पल्स को दिया है। तो अभी लेक्चर नंबर 4 और लेक्चर नंबर 5 की हेल्प से आई विल बी टेलिंग यू समथिंग मोर अबाउट ट्रांसफर प्राइसिंग। तो आइए सर, आइए लेट्स स्टार्ट विद द जर्नी। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद लेक्चर नंबर 4। बेटे चैप्टर 14 चल रहा है, डिविजनल परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड ट्रांसफर प्राइसिंग। आज थोड़ा सा हम कैलकुलेशन भी करेंगे, तो आप अपने पास कैप्लॉन और अपने पास बीबीपी प्लस कैलकुलेटर पे निकाल के रखेंगे। कुछ बातें ऐसी होंगी on the basis of which we will be decide something, so there are some quantifiable numbers. So before that I should write down. Great good morning, lecture number 4, chapter number 14, divisional performance measurement. I think we have discussed in detail. There are two tools, return on investment and residual income, on the basis of which we have decided that how we can we can measure the performance of a division. But आपको क्या लगता है, मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या ROI और RIE दो टूल्स हैं आपके पास एज ए ग्लोबल ACCA विद हेल्प ऑफ विच यू कैन डू द डिविजनल परफॉर्मेंस मेजरमेंट? क्या दो ही होने चाहिए या कुछ इसके अलावा भी कुछ आप फैक्टर्स या फीचर्स या टूल्स की मदद से यू विल फाइंड आउट द डिविजनल परफॉर्मेंस मेजरमेंट? तो आज के इस लेक्चर के थ्रू मैं यही बात बताने वाला हूं। तो आप जल्दी से अपना रजिस्टर ओपन कर लें, मोबाइल फोन को ऑफ कर दें। चैप्टर नंबर 14, आइए मेहरबान मेहरबान कदरदान, लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 14, लेक्चर नंबर 4। कमर सीधी करके, स्पाइनल कॉर्ड सीधी करके बैठना है। लेट्स स्टार्ट विद द जर्नी। बेटे मैंने बड़े हल्के रंग से लिखा माय स्टोरी, मेरी कहानी। लेक्चर 3 में मैंने आपको ट्रांसफर प्राइसिंग का लेक्चर दिया था। नो डाउट वो कुछ दूसरे कोर्स का था, बट द पॉइंट इज आपको बेसिक लॉजिक बताने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर था लेक्चर 3, बिकॉज इन दैट लेक्चर आई टोल्ड यू व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग, what is the meaning of transfer pricing, what are the different methods of transfer pricing. no doubt वो methods आज हम कुछ दूसरे भी करेंगे, but the point is यार लॉजिक को समझने के लिए मुझे ऐसा लगता है लेक्चर 3 अगर आपने ईमानदारी से you have prepared the notes, you have listened it, you have watched it, तो आपको मोटा मोटी ट्रांसफर प्राइसिंग के बारे में काफी हद तक बातें समझ आ चुकी होंगी। मैं आज और कुछ वैल्यू एडिशन करूंगा कैप्लॉन से, बीबीबी से, सो दैट आपका पूरा का पूरा एक फॉर्मेट बन जाए इन रिगार्ड टू ट्रांसफर प्राइसिंग। तो आप सभी जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस। वी हैव ऑलरेडी सीन इन लेक्चर नंबर 3 मैंने आपको मीनिंग ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग बताया, मैंने आपको कोका कोला की केस स्टडी बताई, मैंने आपको रियल लाइफ केस स्टडीज बताई, एंड आई हैव टोल्ड यू डिफरेंट मेथड्स। घबराना नहीं है कि कैप्लॉन में बीबीबी में कुछ अलग नहीं है, बेटा सब यही है, बस कहने का तरीका अलग है, मैं बताऊंगा। वैसे मैंने लेक्चर नंबर 3 में आपको मार्केट प्राइस का मेथड बताया था। वी विल बी डिस्कसिंग टुडे आल्सो दैट वी हैव अ मार्केट प्राइस एज अ मेथड ऑन द बेसिस ऑफ विच वी कैन assume that this is my transfer price plus or minus some adjustments, वो देखेंगे। सेकेंड इज वेरिएबल कॉस्ट, फुल कॉस्ट, नेगोशिएटेड प्राइस। अब ये जो है ना बेटा वेरिएबल कॉस्ट, ये वेरिएबल कॉस्ट और फुल कॉस्ट, इसको हम कॉस्ट प्राइस मॉडल बोलेंगे, अभी देख लेते हैं, है ना। तो आइए जी, मैं भूपेश आनंद लेक्चर नंबर 4 में स्टार्ट करने जा रहा हूं। बेटे लेक्चर 4 और लेक्चर 5 का एजेंडा मैं आज ही बता रहा हूं। लेक्चर 4 में बेसिकली मैं आज आपको कैप्लॉन F5 से पूरा शो करने वाला हूं। इलस्ट्रेशंस हम करेंगे, टेस्ट टू अंडरस्टैंडिंग करेंगे, थ्योरी को देखेंगे, और हम उसमें ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग सिस्टम, बिकॉज व्हाई यू वांट टू डेवलप सिस्टम, व्हाट इज द इंफॉर्मेशन सिस्टम, व्हाट इज ट्रांसफर प्राइसिंग सिस्टम, तो उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, आप उस सिस्टम के थ्रू क्या अचीव करना चाहते हो। अगर वो ट्रांसफर प्राइसिंग सिस्टम नहीं होगा तो फिर क्या हो सकता है, अभी हम चेक करेंगे, बिकॉज हम कुछ ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए ट्रांसफर प्राइसिंग का सिस्टम बनाएंगे। नेक्स्ट विल बी, अगर आप डिवीजन एक सेलिंग डिवीजन है और डिवीजन बी बाइंग डिवीजन है, तो आपको ये चेक करना है कि सेलिंग डिवीजन अपने सेल्स में क्या शो कर रही है, और जो गुड्स उसने ट्रांसफर की बाइंग डिवीजन को, और बाइंग डिवीजन कैसे शो कर रही है। तो हाउ विल प्रिपेयर प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट्स,
because in this the profit will be, the profit will be has to be can be manipulated. So we will be preparing profitability statements. और लास्ट में methods for setting the transfer price जो मैंने अभी बताया, on the market price and on the cost price. आराम से बेटे कमर सीधी करके लिख लो यार. आपके कैप्लॉन में बीपीबी में दिया हुआ है, बट अगर आप लिखते हो ना तो ज़्यादा बात समझ आती है. मैं जब हैंड रिटन स्लाइड्स प्रिपेयर करता हूँ तो मुझे ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर होते हैं. लेक्चर नंबर 4 में मैं आज यही डिस्कस करने वाला हूँ. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ ट्रांसफर प्राइसिंग सिस्टम, प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट इंक्लूडिंग दिस एंड द मेथड्स ऑफ सेटिंग ट्रांसफर प्राइस. ये 3 बातों को आज हम डिस्कस करेंगे. मैं भूपेश आनंद लेक्चर नंबर 5 में भी, बेटे ये तो लेक्चर नंबर 4 है, मैं लेक्चर नंबर 5 भी लेने वाला हूं. फाइंडिंग एन ऑप्टिमम ट्रांसफर प्राइस, मतलब एक ऑप्टिमम ट्रांसफर प्राइस कैसे निकालते हैं, उसके सिनेरियोस को डिस्कस करेंगे. अगर परफेक्ट मार्केट है, अगर सेलिंग डिवीजन के पास आइडल कैपेसिटी है, अगर सेलिंग डिवीजन के पास आइडल कैपेसिटी नहीं है, तो अलग अलग सिचुएशंस में हाउ मच शुड बी द प्राइस. So what is the optimum price and what is the minimum and maximum price, वो हम लेक्चर नंबर 5 में डिस्कस करेंगे. मैं आज आपके सामने अपनी होश में खड़ा हूं और आज एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट जो मैंने बतानी है वो ये है कि बेटे लाइफ में कहते हैं जब आप हार्ड वर्क करते हैं तभी चीज़ें मिलती हैं. हार्ड वर्क के साथ अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज कर लें, इट मीन्स जो आपको चाहिए उसके बारे में सोचें, उसके मन में भाव लेकर आए, थॉट्स लेकर आए और वैसी फीलिंग्स लेकर आए, तो कहते हैं वो काम जल्दी पूरा हो जाता है जब आप उसको इस तरह से करते हैं. मेहनत तो हम सब करते हैं. मैंने सीए बनने में बड़ी मेहनत की, फिर सीएस में, फिर आईसीएस, पता नहीं कहाँ कहाँ, सीएम में, सीएफए, क्या क्या किया. आज मुझे ऐसा लगता है कि इतनी मेहनत की जरूरत थी भी नहीं. अगर मैं थोड़ा सा लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज करता तो आई कैन इजिली डू इट. चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको बताऊंगा. तो अभी मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि इफ आई वॉन्ट टू मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ अ डिवीजन, no doubt hero benchmarks, hero tools are ROI and hero tool is residual income. पर उसके साथ साथ वेरिएंस एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस. जैसे चाय पीनी है तो खाली चाय पी सकते हैं, या चाय के साथ बिस्कुट्स भी है, थोड़ी नमकीन भी है, थोड़ी भजिया भी है, तो आपको चाय का मजा ज्यादा आएगा. इसी तरह से whenever you want to measure the performance of a division, no doubt ROI is good. I am not saying it is not good. Residual income is good. I am not saying it is not good for the investment center. But उसके साथ साथ थोड़ा सा और भी ज़्यादा मज़ा लेने के लिए अगर आप वेरिएंस एनालिसिस भी निकाल लें, which we have already seen so many number of times, वेरिएंस एनालिसिस है ना जी, 25-26 लेक्चर लिए थे दोस्तों. रेशियो एनालिसिस, अदर मैनेजमेंट रेशियोज and other information. It means ROI बड़े भैया हैं, रेजिडुअल इनकम छोटी भैया हैं. उसके साथ साथ तीसरी बात ये, फिर 4th, फिर 5th, फिर 6th, इन सबको मिलाएं तो ज़्यादा बेटर आप किसी भी डिवीजन की परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं. तो मैंने आज के इस लेक्चर में यही बात आपके सामने लिखी है. आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ आएगा. ऊपर हेडिंग लिखिए डिविजनल परफॉर्मेंस टूल्स. डिविजनल परफॉर्मेंस टूल्स, ROI बड़े भैया, छोटे भैया, वेरिएंस एनालिसिस बड़ी बहना, रेशियो एनालिसिस छोटी बहना, other management ratios and other information. And I have already discussed that what are the ratios to be calculated for the management, for what is the other information, what I mean by variance. तो मैं इसमें टाइम डिवोट नहीं करूंगा यार, मैं सीधा मुद्दे पे आ गया हूँ. और आज आपके सामने मैंने जो दूसरा एजेंडा रखा था लेक्चर का कि आप ये ट्रांसफर प्राइसिंग सिस्टम डेवलप ही क्यों करना चाहते हैं. अगर ट्रांसफर प्राइसिंग सिस्टम नहीं होगा तो सेलिंग डिवीजन अपनी मर्जी से बाइंग डिवीजन को गुड्स देगी, अपने हिसाब से प्राइसेस सेट कर देगी. अल्टीमेटली यू कैन नॉट फाइंड आउट ट्रू एंड फेयर व्यू कि किस डिवीजन ने कितना आपके प्रॉफिट्स में वैल्यू एडिशन किया है. बिकॉज सेलिंग डिवीजन जबरदस्ती जान के ज्यादा प्राइसेस चार्ज करेगी ट्रांसफर प्राइस फ्रॉम द बाइंग डिवीजन, और बाइंग डिवीजन को लॉस दिखेगा जबकि एक्चुअली में दे आर डूइंग गुड. सो देयर हैज टू बी अ सिस्टम. जैसे एक होता है ना ट्रैफिक सिस्टम, जैसे होता है ना हॉस्पिटल सिस्टम, जैसे होता है ना रेस्पिरेटरी सिस्टम, जैसे so there are different types of system to just to manage that whole components on the same basis. We have one system which is named as ट्रांसफर प्राइसिंग सिस्टम. तो इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं. जैसे आपने एक मूवी देखी होगी इंडियन हॉकी की जिसमें शाहरुख खान कैप्टन था.
उसमें अलग अलग स्टेट से लोग आते हैं, वो हर अपनी स्टेट की बात करता है, वो अपनी की, वो अपनी की, वो अपनी की। इट मीन्स शाहरुख खान ने कहा कि अगर आप अपनी अपनी स्टेट्स की बात करोगे तो इंडिया जीत ही नहीं पाएगी हॉकी। rather than you are not from Punjab, you are from India, you are not from Assam, you are from India. It means जो सेलिंग डिवीजन है वो अपना प्रॉफिट ज्यादा चार्ज करेगी, बाइंग को लॉस होगा क्योंकि वो चाहती है गुड नंबर्स दिखाना। इट मीन्स जो अल्टीमेट गोल है पूरी ऑर्गेनाइजेशन का, गोल कॉन्ग्रेंस, वो अचीव नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब देयर आर सम ऑब्जेक्टिव्स विद हेल्प ऑफ विच आई कैन से दैट देयर हैज टू बी अ ट्रांसफर प्राइसिंग सिस्टम। तो पहला ऑब्जेक्टिव होगा गोल का कॉन्ग्रुएंस करना, मतलब तो ओवरऑल गोल में ये वाले गोल को सम्मिलित कर देना। इट मींस द सेलिंग डिवीजन ए इज अ प्रॉफिट सेंटर, buying division B is a profit center. Now their goal should be match with the company goal, with the corporate goal. पहली बात तो there are some objectives, तो पहले आप लिख लेंगे फिर हम कैप्लॉन से इसको समझते हैं। तो ऊपर हेडिंग लिखिए ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग सिस्टम में पहला है गोल कॉन्ग्रुएंस। मैंने यहाँ पे छोटे छोटे प्रॉफिट सेंटर्स बनाए हैं, ये दो छोटा सा प्रॉफिट सेंटर ए बनाया सेलिंग डिवीजन का, फिर ये बाइंग डिवीजन का, ये टोटल का। तो आपको टोटल घड़ा बड़ा करना है, कंपनी के गोल से ही आप हैं, आप अलग से नहीं हैं। तो देयर हैज टू बी गोल कॉन्ग्रुएंस। इट मींस जो मेन रिवर जा रही है आपको उसी में मिलके जाना है, अपनी रिवर अलग से नहीं बनानी, अपना रास्ता अलग से नहीं बनाना। परफॉर्मेंस मेजरमेंट भी बड़ी इजी हो जाएगी। आप ये बताइए जब मैं सिस्टम बनाऊंगा कि आप इससे ज्यादा ट्रांसफर प्राइस नहीं चार्ज कर सकते, आपको बाइंग डिवीजन को कह दिया यू कैन, इफ यू आर गेटिंग द प्राइस लोअर फ्रॉम द मार्केट यू कैन परचेज फ्रॉम द मार्केट। तो अल्टीमेटली आई कैन मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ सेलिंग डिवीजन एज वेल एज बाइंग डिवीजन। कुछ कंफ्यूजन नहीं होगा। अभी हम कैप्लॉन से भी देखेंगे। थर्ड इज ऑटोनॉमी। भाई हमने आपको फुल राइट दे दिया, आप यहां से लेना चाहे, बाइंग डिवीजन को कह दिया वेदर यू वांट टू बाय फ्रॉम इंटरनल सेलिंग डिवीजन यू कैन, एंड इफ यू वांट टू बाय फ्रॉम द मार्केट यू कैन। ऑटोनॉमी इज देयर। इससे क्या होगा, स्टाफ मेंबर्स, टीम मेंबर्स, दे विल बी फुल्ली मोटिवेटेड कि भाई हमारे साथ कुछ गलत बात नहीं हो रही। तो थर्ड ऑब्जेक्टिव। फोर्थ इज रिकॉर्डिंग द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, बिकॉज अगर ट्रांसफर प्राइसिंग सिस्टम होगा तो गुड्स सेलिंग डिवीजन से कितने गुड्स गई, किस रेट पे गई, किस अमाउंट पे गई, उसकी वेरिएबल कॉस्ट क्या थी, बाइंग डिवीजन पे, तो वी कैन इजीली रिकॉर्ड, बिकॉज रिकॉर्डिंग तो करना कंपलसरी है, अदरवाइज हमें प्रॉफिटेबिलिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो बेटे इस बात को मैंने बड़े प्यार से कैप्लॉन में देखा और कैप्लॉन में आपके सामने इस समय मैं खड़ा हूं। आप आराम से ये देखिए व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग सिस्टम। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज गोल कॉन्ग्रुएंस, मतलब the decisions made by each profit center manager should be in consistent with the objectives of the organization as a whole। मतलब सेलिंग डिवीजन का जो मैनेजर है वो जो डिसीजन लेगा, बाइंग डिवीजन का जो मैनेजर है वो जो डिसीजन लेगा, इट शुड बी कॉन्ग्रुएंस, इट शुड मैच विद द कंपनीज ओवरऑल ऑब्जेक्टिव। दूसरा ऑब्जेक्टिव है जी परफॉर्मेंस की मेजरमेंट इजी हो जाएगी। जब आप एक सिस्टम बना दोगे तो आप आराम से सेलिंग डिवीजन की परफॉर्मेंस और बाइंग डिवीजन की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट कर सकते हो। द ट्रांसफर प्राइस शुड अलाउ द परफॉर्मेंस ऑफ ईच डिवीजन टू बी असेस्ड एंड डिविजनल मैनेजर्स में भी, क्योंकि अगर हम ये सिस्टम नहीं रखते हैं ना तो जो ज्यादा चार्ज प्राइस करेगा ट्रांसफर प्राइस उसका प्रॉफिट ज्यादा आएगा, and if they have more profits, the team members of that division will be very much motivated. But the point is, if I see from buying division team members, their profit will be decreased because they are purchasing at a higher cost, so that is their cost. It means it will demotivate them. So the point is there has to be a performance measurement, then only there has to be a system on the basis of which we will be developing transfer price, otherwise mismatch होगा। autonomy मैंने अभी बताया आपको। थर्ड, द सिस्टम शुड सेट अ ट्रांसफर प्राइस शुड सीक टू मेंटेन द ऑटोनॉमी ऑफ द प्रॉफिट सेंटर्स। इफ ऑटोनॉमी इज मेंटेन्ड मैनेजर्स टेंड टू बी मोर हाईली मोटिवेटेड, बट दिस रिकॉर्डिंग दिस। ठीक है जी, बता दिया था। आइए मैं मेन मुद्दे की तरफ बढ़ रहा हूं और आज आपके सामने बड़ी प्यारी प्यारी सी बातों को डिस्कस करेंगे। आप आराम से अगर एक क्वेश्चन करना चाहें तो हम एक क्वेश्चन भी करके देखते हैं, बट उससे पहले
मैंने आपको बताना है कि प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बनाते कैसे हैं। बड़ी इजी है सर, आप घबराना मत। इतना इजी है कि मैं बता नहीं सकता, लेकिन सवाल ये आता है कि अगर आप उसको बना लेते हैं ना, जैसे मैंने प्रिपेयर किया, तो आपकी दोस्ती ज़्यादा हो जाएगी, बड़ी ज़्यादा अच्छी दोस्ती हो जाएगी। बेटे मैंने बड़ी मेहनत की, दोबारा से बनाया, इसकी मार्किंग की, हाईलाइट किया, और मेरे ब्लड के एक एक ड्रॉप में चला गया ये। तो आप ऊपर लिखिए जी, थर्ड पॉइंट, प्रॉफिट स्टेटमेंट्स इंक्लूडिंग ट्रांसफर प्राइजेस। प्रॉफिट स्टेटमेंट्स, हम प्रॉफिट स्टेटमेंट्स कैसे बनाएंगे, है ना, इनकम स्टेटमेंट्स इंक्लूडिंग ट्रांसफर प्राइजेस। तो डिवीजन एम में मान लेते हैं, एक ऐसे ही बनाइए, एक डिवीजन एन का कॉलम बनाया, मान लेते हैं कंपनी है हिंदुस्तान लेबर, उसकी दो डिवीजन हैं, डिवीजन एम, एम फॉर मेघालय, एन फॉर नागालैंड, डिवीजन एम एंड डिवीजन एन, ठीक है सर। अब डिवीजन एम की भी कुछ रेवेन्यू होगा, कुछ वो गुड्स ट्रांसफर कर रही है एन को, कुछ मार्केट में बेच रही है, ठीक है। देयर कैन बी इंटरनल सेल्स, देयर कैन बी इंटरनल रेवेन्यू और एक्सटर्नल रेवेन्यू। सिमिलरली वी कैन हैव कॉस्ट, इंटरनल वेरिएबल कॉस्ट, वी कैन हैव यू नो एक्सटर्नल वेरिएबल कॉस्ट, वी कैन हैव फिक्स कॉस्ट, कुछ भी हो सकता है। तो मैं आज आपके सामने यहां पे लिख रहा हूं प्रॉफिट स्टेटमेंट्स इंक्लूडिंग ट्रांसफर प्राइजेस। प्रॉफिट स्टेटमेंट्स इंक्लूडिंग ट्रांसफर प्राइजेस कुछ नहीं है, इजी है। डिवीजन एम, डिवीजन एम का हमने देख लिया जी, एक्सटर्नल सेल कितना है, ए, लेट इट बी ए। अच्छा, डिवीजन एन का एक्सटर्नल सेल कितना है, लेट इट बी बी। भाई बाहर कितना बेचा, तो टोटल कितना आ गया जी, ए प्लस बी। अच्छा, डिवीजन एम जो है वो डिवीजन एन को इंटरनली भी ट्रांसफर कर रही है, तो मैं कहूंगा डिवीजन एम इज अ सेलिंग डिवीजन एंड डिवीजन एन 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 इज अ बाइंग डिवीजन। तो जितना ये ट्रांसफर कर रही है, मैंने ये लिख दिया जी, ट्रांसफर प्राइस के बेसिस में ट्रांसफर करेगी। अच्छा, ये सेल्स होगी सेलिंग डिवीजन ए के लिए एंड एम के लिए, एंड दिस विल बी कॉस्ट फॉर, सेम विल बी कॉस्ट फॉर डिवीजन नंबर एन। आप चेक करिए भाई, एक का सेलिंग होगा, दूसरे का कॉस्ट होगा, ठीक है सर। अच्छा, यहाँ पे मैंने नॉट एप्लीकेबल लिखा, भी बताऊंगा आपको नॉट एप्लीकेबल क्यों लिखा। आप नहीं भी लिखते, टोटल करते हैं, तब भी वो क्रॉस हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप यहाँ नॉट एप्लीकेबल ना भी लिखें तो भी आपको टेंशन की बात नहीं है। यहाँ पे मान लेते हैं सी आ गया, है ना, यहाँ पे फिर सी आ गया। अब मैं क्या करूँगा, सेल्स में से अभी मैं अगर कॉस्ट लेस करूँगा तो ऑटोमेटिकली सी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है सर। इंटरनल वेरिएबल कॉस्ट, एक्सटर्नल वेरिएबल कॉस्ट, ये एक्सटर्नल आ गया डीई, डी प्लस ई। एक्सटर्नल फिक्स कॉस्ट एफ और जी, एफ प्लस जी। तो अब यहां पर सेल्स है और यहां पे कॉस्ट है, मान लेते हैं दिस इज ए, दिस इज बी, सो प्रॉफिट विल बी ए माइनस बी। मुश्किल है ही नहीं, चक्कर तो ये है, आप क्वेश्चन करेंगे ना मेरे साथ साथ तो आपको लॉजिकली अपने आप ही पता चल जाएगा कि मुश्किल नहीं है ना, है ही नहीं दोस्त, मुश्किल नहीं है। आइए एक बार हम उसी क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, उसको थोड़ा सा देखें कि क्या वो क्वेश्चन कह रहा है और उसके अकॉर्डिंगली हम करके दिखाएं। अब बेटा यहाँ पर लिखा तो हुआ है, प्रॉफिट स्टेटमेंट तो दी हुई है, बट पॉइंट इज कि अगर आप ऐसे ही देख लेंगे तो आपको लॉजिकली फ्रेंडशिप नहीं होगी। तो आपको अपने हाथों से प्रॉफिट स्टेटमेंट बनानी चाहिए, तब ज़्यादा बातें समझ आती हैं, ठीक है सर। तो आइए जी, मैं आज आपके सामने कहाँ चल पड़ा, टेस्ट योर सेल्फ क्वेश्चन नंबर, जो भी क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन करके देखेंगे जिससे कि हमें थोड़ा सा समझ आए कि हम करना क्या चाह रहे हैं। कुछ भी कर सकते हैं, देखिए ये भी देख सकते हैं केस स्टडी, और अगर आप और देखना चाहें तो मैं चाह रहा था कि एक आपको टेस्ट योर सेल्फ करा देता, बोलो दिख नहीं रहा, कोई बात नहीं, चलिए कोई नहीं, हम इसको करते हैं। आइए, ये एग्जाम्पल को करते हैं। Z लिमिटेड हैज टू डिविजन्स। पहली बात थी, उसने कह दी कि Z लिमिटेड की दो डिविजन हैं। Z लिमिटेड हैज टू डिविजन्स, Z लिमिटेड हैज टू डिविजन्स, Z लिमिटेड हैज टू डिविजन्स।
डिवीजन X and division Y. Division X is manufacturing component C which it can sell externally for $10. जो बाजार में डिवीजन X $10 में बेच सकती है और internally to division Y also. Okay. In the last period, पिछले साल division X sold 2000 units of component C externally. Division X sold 2000 units externally and 3000 units internally. इसका मतलब डिवीजन X ने 5000 कंपोनेंट्स बताए, इतने बाजार में बेचे और इतने उसको ट्रांसफर कर दिए. The variable cost for producing is $4 per unit and division X incurred fixed cost of $10,000. ठीक है सर, बहुत ही बढ़िया. अब डिवीजन बी की बात कर रहा है. डिवीजन बी वाई यूज्ड 3000 components purchased from division X to produce 3000 units of product P and sold all these units at the rate of 25 after incurring additional variable cost of $8 per $. Division Y incurs fixed cost of this. इतना easy है कि मैं क्या बताऊँ. Now you have to calculate the profit of division X as well as profit of division Y. सिंपल है, कुछ मुश्किल नहीं है. आप आराम से देखिए. मैंने आज आपके सामने रिक्वायरमेंट भी छोड़ दिया. आप पहले यहाँ देखो ना जी. आप ये देखो, ये डिवीजन Y है, X है. ठीक है जी, मैंने लाइंस डाल दी कि आपको ज़्यादा समझ आए. ये डिवीजन X है, ये डिवीजन Y है और वो कंपनी है. ये रेवेन्यू है, ये कॉस्ट है, ये एक्सटर्नल है, ये इंटरनल है, ये एक्सटर्नल है, ये एक्सटर्नल है, ये इंटरनल है और ये प्रॉफिट है. एंड दिस इज फिक्स कॉस्ट. मुश्किल है ही नहीं साहब. आराम से आपको बस फिलअप करना है और कुछ भी नहीं करना. आप डिवीजन X को देखो, उसने 3000 कंपोनेंट्स बाजार में Y को दिए और 2000 बाजार में बेचे. तो 2000 बाजार में बेचे $10 के, ये आ गया जी $20,000 और 3000 यूनिट्स उसने डिवीजन Y को ट्रांसफर किए एट द रेट ऑफ $25. अच्छा, इसी में आ रहे हैं एट द रेट ऑफ $4. ये देखो, क्योंकि उसकी वेरिएबल कॉस्ट $4 थी. ये आ गया जी 12000. आराम से पहले आप डिवीजन X को देख लीजिए, Y को भी देख लेंगे. एक्सटर्नल 2000 इंटू 10, 3000 इंटू 4. अब आप Y डिवीजन में आ जाइए. अच्छा, जो इसकी ट्रांसफर प्राइस सेल्स होगी वही इसकी वेरिएबल कॉस्ट होगी. 12000 में दिया X ने, तो X की तो सेलिंग प्राइस हो गई, सेलिंग डिवीजन है X, और Y बाइंग डिवीजन है, उसकी कॉस्ट हो गई, तो उसकी कॉस्ट में आएगा. ठीक है. अब Y ने देखिए एक्सटर्नली 3000 यूनिट्स को बनाया और $25 में बेच दिया, तो $95,000. 20,000 प्लस 75, ये टोटल आपके सामने आ गया $95,000. अब कॉस्ट देख लेते हैं. अच्छा, ये कॉस्ट तो सबको समझ आ रही है. एक्सटर्नल वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है $4 है और उसने $8 और किया, तो दिस आराम से. मैं तो कहता हूँ जी, 3rd क्लास के स्टूडेंट को अगर हम दे दें, then also he can calculate on the basis of profitability statement and how much is the profit which division X and division Y is earning. बाकी आप आराम से देख सकते हैं. मेरे हिसाब से तो मुश्किल नहीं है भाई साहब. अब मैं आगे चलूंगा और एक नई बात बताने की कोशिश करूंगा. नो डाउट इन द लास्ट लेक्चर नंबर 3 आई हैव टोल्ड यू डिफरेंट मेथड्स. बेटे वही मेथड्स है, बस बताने का तरीका अलग है. आप घबराना मत. इन्होंने क्या किया, 2 ब्रॉड कैटेगरीज प्रिपेयर कर दी. वन इज ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट प्राइस एंड सेकंड इज ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट बेस्ड. तो ऊपर हेडिंग लिख लीजिए आप, और उस कॉस्ट की बाइफिकेशन डाल दी है ना, कि भाई फुल कॉस्ट है, मार्जिनल कॉस्ट है, नेगोशिएटेड कॉस्ट है, वो देख लेंगे. आप हेडिंग लिखिए. आज इस लेक्चर नंबर 4 का आखिरी पड़ाव हम करने जा रहे हैं और उसका नाम है व्हाट आर द मेथड्स ऑफ फिक्सिंग ट्रांसफर प्राइसिंग इन द ट्रांसफर प्राइसिंग सिस्टम. नाउ देयर आर 2 मेथड्स. मेथड 1 इज मार्केट बेस्ड अप्रोच. अच्छा, ये मार्केट बेस्ड अप्रोच कब लगा सकते हैं, जब परफेक्ट मार्केट की एग्जिस्टेंस हो, वही प्रोडक्ट बाजार में बिक भी सकता हो और हम चेक करेंगे कि बाजार में किस रेट पे बिक रहा है, उसी रेट को हम कहेंगे यही मेरा ट्रांसफर प्राइस है. तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव. तुम ही सब कुछ हो, क्योंकि तुम ही बाजार में बिक रहे हो, तुम ही मार्केट प्राइस हो, तुम ही मानेंगे ट्रांसफर प्राइस. तो मेथड 1 तो ईजी है. मेथड 2 ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट. अच्छा, कॉस्ट बड़ा सिंपल है जी. कॉस्ट जो हमारी है उसमें कुछ प्रॉफिट ऐड कर देंगे, मार्कअप. अच्छा, कॉस्ट कैलकुलेट करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं. मैं कहूँगा जी, पहला तरीका है फुल कॉस्ट.
मतलब उसमें वेरिएबल कॉस्ट भी ऐड कर देंगे, फिक्स कॉस्ट भी ऐड करेंगे सेलिंग डिवीजन की, फिर प्रॉफिट ऐड करेंगे। दूसरा ये भी हो सकता है कि फिक्स तो होनी है, वी हैव ऑलरेडी सीन इन द फिक्स्ड मार्जिनल अब्जॉर्प्शन, तो लेट इट बी ओनली वेरिएबल कॉस्ट, तो वेरिएबल कॉस्ट रख देंगे। एंड द थर्ड इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अभी हम सीख लेंगे, आप चित्र बनाइए, चित्र रूपा, चित्र के रूप जैसी मेथड्स ऑफ सेटिंग ट्रांसफर प्राइसिंग। मेथड 1 मार्केट बेस्ड अप्रोच, मेथड 2 कॉस्ट बेस्ड अप्रोच। मेथड 1 मार्केट बेस्ड में लिखा मैंने एक्सटर्नल मार्केट प्राइस विल बी इक्वल टू ट्रांसफर प्राइस, टीपी, टेक प्रॉफिट। इसको हम फॉरेक्स ट्रेडिंग में कराते हैं टीपी, एसएल, स्टॉप लॉस, कॉस्ट प्लस दिस, फुल कॉस्ट, दिस एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आराम से देख लीजिए। चलिए सर, अब एक क्वेश्चन हम करेंगे जिसकी हेल्प से हमें ये सारे मेथड्स धीरे धीरे समझ आ सकते हैं। तो मैं आ गया जी टेस्ट योरसेल्फ क्वेश्चन नंबर 6 में, जो मैंने यहां पे लिखा हुआ है। आप कैप्लन बाहर निकाल लीजिए, आप मेरे हैं, मैं आपका हूं, और ये मेथड आराम से पढ़ लेना। मैंने इसमें लिख दिया, लेकिन मैं सीधा आ रहा हूं टेस्ट योरसेल्फ क्वेश्चन नंबर 6 में। आपको लॉजिकली सारी बातें समझ आ जाएंगी। मतलब इसी क्वेश्चन में इन्होंने फुल कॉस्ट भी एक्सप्लेन कर दिया, मार्जिनल कॉस्ट भी एक्सप्लेन कर दिया, मार्केट कॉस्ट, मार्केट प्राइस भी एक्सप्लेन कर दिया। तो अगर आप ये क्वेश्चन ध्यान से करते हैं तो आपको लॉजिकली ट्रांसफर प्राइसिंग सिस्टम में मेथड्स ऑफ फिक्सिंग ट्रांसफर प्राइस समझ आएगा। बेटे कैलकुलेटर भी बाहर निकाल लेना, क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। अ कंपनी हैज 2 प्रॉफिट सेंटर्स। वो कहता है जी 2 प्रॉफिट सेंटर हैं, सेंटर ए एंड सेंटर बी। सेंटर ए सप्लाइज सेंटर बी विद अ पार्ट फिनिश प्रोडक्ट। मतलब सेंटर ए जो है वो सेलिंग डिवीजन है, सेंटर बी बाइंग डिवीजन है, सेंटर बी कंप्लीट्स द प्रोडक्शन एंड सेल्स द फिनिश गुड्स। और जो सेंटर बी है वो बाजार में बेचता है $35 में। अभी हमने एक ऐसा क्वेश्चन भी किया था, देयर इज नो एक्सटर्नल मार्केट टू सेंटर ए। मतलब इसका मतलब मार्केट प्राइस अप्रोच हम लगा ही नहीं सकते, वी कैन नॉट यूज दिस। अगर वो सेमी फिनिश गुड्स कैन नॉट बी सोल्ड इन द मार्केट, सो आई कैन नॉट फाइंड आउट द मार्केट प्राइस। इफ आई कैन नॉट फाइंड आउट द मार्केट प्राइस, आई कैन नॉट फिक्स माई ट्रांसफर प्राइस ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट प्राइस। तो वो तो ऑप्शन ही खत्म हो गई। ठीक है जी। बजटेड इंफॉर्मेशन इज एज फॉलोज। बजटेड इंफॉर्मेशन इज एज फॉलोज: नंबर ऑफ यूनिट्स ट्रांसफर्ड और सोल्ड, मटेरियल कॉस्ट, अदर वेरिएबल कॉस्ट। अगर आप देखें तो वेरिएबल है, ये फिक्स्ड है। आराम से क्वेश्चन पढ़ने का है, टेंशन लेने का नहीं, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है बेटे। डिवीजन ए, डिवीजन बी, नंबर ऑफ यूनिट्स, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, कैलकुलेट द बजटेड एनुअल प्रॉफिट। आपको एनुअल प्रॉफिट निकालना है, मतलब कंपनी का एनुअल प्रॉफिट निकालना है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। एंड फॉर द कंपनी एज होल, ठीक है। द ट्रांसफर प्राइस, और वो कह रहे हैं जो ट्रांसफर प्राइस है, एक तो ये कर लो फुल कॉस्ट, एक मार्जिनल कॉस्ट, और उसके बाद उनको इवेल्युएट कर लो। बहुत इजी है बेटा। मैं रुक गया हूं, आप एक बार आराम से देख लें, क्वेश्चन को रीड कर लें, क्योंकि हम पेशेंटली क्वेश्चन को रीड करते ही नहीं है। पता नहीं कहां पे आदत चली गई है, पेशेंस तो है ही नहीं। हम बस देखते हैं क्वेश्चन बड़ा है छोटा है कैसे करें। बेटे इजी है, मैं फिर रिपीट करता हूँ, आई हैव गिवन यू ऑल द कंसेप्ट्स। और बड़ी मेहनत से मैंने इसके नोट्स भी प्रिपेयर किए। आप देखो ना क्या क्या मैंने मेहनत की होगी, क्या क्या सोचा होगा, और फिर उसके लिए नोट्स बनाए। नोट 1, ऑलवेज रीड द क्वेश्चन सिंसियरली। आप लिखेंगे कमर सीधी बेटे, बिल्कुल कमर सीधी। मैं सच में कह रहा हूं, मैं थप्पड़ मारना शुरू कर दूंगा। अब तो F5 खत्म होने वाला है, अब थप्पड़ खाओगे क्या? चैप्टर 14 में आ गए, 15-16 चैप्टर हैं टोटल। तो मैंने कहा नोट 1 लिखेंगे, ऑलवेज रीड द क्वेश्चन सिंसियरली। नोट 2, ट्राई टू प्रिपेयर वर्किंग नोट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मैंने कहा जी आपको ना फ्लो चार्ट बनाना चाहिए, आपको ना वर्किंग नोट बनाना चाहिए, जिससे आपको ज्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो। नोट नंबर 3, इस कंपनी के पास 2 प्रॉफिट सेंटर्स हैं, एक सेलिंग डिवीजन है, दूसरी बाइंग डिवीजन है। क्वेश्चन हमने पढ़ लिया है। अब आपको कंपनी ए के दोनों सेलिंग डिवीजन का प्रॉफिट कैलकुलेट करना है और टोटल निकालना है। मैंने एक और बढ़िया चित्र बनाया कि आपको और ज्यादा समझ आए, और समझ आए। जैसे मैंने लिखा डिवीजन ए, सेंटर ए अपनी गुड्स सेंटर बी को दे रही है,
और वो बाजार में भी बेच सकती है, लेकिन बाजार में वैल्यू नहीं है। सेंटर भी बाजार में मार्केट उसको पोर प्रोसेस करके आउटसाइड $35 में सेल कर रही है, प्लस यहाँ पे कुछ वो वेरिएबल कॉस्ट इनकर कर रही है। ठीक है जी, तो आइए सर, चाहिए सर ऊपर लिखिए ना डिविजनल प्रॉफिट, हेडिंग लिखिए सर, सब बच्चे अच्छी तरह से लिखेंगे डिविजनल प्रॉफिट्स। कहते हैं जब हम करते हैं ना तो ज्यादा बातें समझ आती हैं। करत करत अभ्यास से जड़मति हो तो सुजान, रसरी आवत जावत से सिल पर परत निशान। तो डिवीजन ए, यहां पर सेलिंग डिवीजन है, डिवीजन बी बाइंग डिवीजन है, ये टोटल कंपनी है, ये सेल्स है, ये इंटरनल, ये एक्सटर्नल। पहले खांचा बना दो, फॉर्मेट बना दो। ये ट्रांसफर कॉस्ट है, ये वेरिएबल कॉस्ट है, ये फिक्स कॉस्ट है। मुश्किल कुछ भी नहीं है, आप हिम्मत करेंगे तो आसान लगेगा। आराम से सेलिंग डिवीजन ने अपने सारे यूनिट्स बेच दिए। मैं पहला सिस्टम ले रहा हूं फुल कॉस्ट। फुल कॉस्ट का मीनिंग है कि ट्रांसफर प्राइस इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ फुल कॉस्ट। फुल का मतलब क्या है? वेरिएबल कॉस्ट प्लस एब्जॉर्ब्ड फिक्स कॉस्ट। जो आ गई फुल कॉस्ट, उसमें 10% का वो प्रॉफिट अचीव कर रही है। आप अपने आप निकालिए कि वेरिएबल कॉस्ट कितनी है और फिक्स कॉस्ट यहां पे टोटल दी हुई है $60,000 और 10,000 यूनिट्स बना रहे हैं, तो एक यूनिट में आ गई $6। एब्जॉर्प्शन रेट आपको पता है, तो टोटल कितनी आ गई फुल कॉस्ट, और उसमें 10% ऐड करके देखिए क्या फिगर आ रही है, $17.60। क्या $17.60 का ये प्राइस आ रहा है? 17.60। मैंने वैसे इसको सॉल्व करके दिखा दिया। ये देखिए वेरिएबल कॉस्ट अगर आप डिवीजन ए की देखें तो मटेरियल कॉस्ट 8 है, अदर वेरिएबल कॉस्ट 2 है, एब्जॉर्ब फिक्स कॉस्ट 6 है, टोटल 16 है। 16 में 10% ऐड कर दीजिए, 17.6 है। मुश्किल था ही नहीं, इन्होंने कैप्लॉन ने बताया नहीं, मैंने बताया। आराम से आप नोट कीजिए, ये $35 का है ही। ट्रांसफर प्राइस चेक कर लीजिए, क्योंकि ये इसकी सेल्स है तो इसकी कॉस्ट होगी भाई। बाइंग डिवीजन की कॉस्ट होगी, सेलिंग डिवीजन की सेल्स है। उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट $10,000 की, $10,000 की दूसरी, फिक्स कॉस्ट 60,000। सिमिलरली डिवीजन बी की 2, फिर 3, फिर 30, फिर टोटल। अब आप देखिए ना, यहां पर मैंने एक 76 ऐड कर दिया, अभी लेस भी कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली 176 डिलीट हो गया। आप नहीं भी लिखते ना 176 ऊपर भी और नीचे भी तब भी चलेगा, कोई घबराना नहीं है। दिस इज प्रॉफिट। दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ फुल कॉस्ट। अगर वो कहे सेकंड में उसने बोला है प्लीज कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ मार्जिनल कॉस्ट, तो आप बताइए फिर मार्जिनल कॉस्ट में आप क्या लेंगे? आप ये नहीं लेंगे, फिक्स कॉस्ट नहीं लेंगे। फिक्स कॉस्ट विल नॉट बी कंसिडर्ड। आई विल ओनली टेक दिस, दैट इज वेरिएबल कॉस्ट, दैट इज मटेरियल कॉस्ट एंड अदर वेरिएबल कॉस्ट, एंड 10 प्लस 10% ऑफ 10, ये आ गया जी 11। अगर मैं मार्जिनल कॉस्ट के बेसिस में करने लगूं तो आई विल बी कैलकुलेटिंग ऑन द बेसिस ऑफ 11। एक बार आइए हम देख ही लेते हैं कैप्लॉन के आंसर्स में, और आपको ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगी जब मैं आपको यहां से दिखाऊंगा। तो मार्जिनल कॉस्ट में टेस्ट योर सेल्फ क्वेश्चन नंबर 6 के आंसर को देखें तो आपको समझ आ जाएगा यार ये मजाक हो रहा है आपके साथ। यू कैन इजिली डू ट्रांसफर प्राइसिंग, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं। ये मैंने फुल कॉस्ट किया है, ये मार्जिनल कॉस्ट है। ये देखो ये ₹11 आ गया। डिवीजन है, सेलिंग डिवीजन है, ये बाइंग डिवीजन है, इसकी सेल्स है, इसकी कॉस्ट है, फिर इसने 35 में बेच दिया, बाकी सब कुछ वैसे ही है। मैंने कहा ना मुश्किल था ही नहीं। तो दोस्तों हम लास्ट लेक्चर नंबर 5 में मिल रहे हैं, चैप्टर नंबर 14 में। अभी कुछ थोड़ा सा और रहता है ट्रांसफर प्राइसिंग में, अभी कुछ मैंने आपको ऑप्टिमम ट्रांसफर प्राइसिंग की बात बतानी है। मिलते हैं। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।